बच्चा कहता है कि हमें तो आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। चलिए अच्छी बात होगी, मैं उनकी बात तो नहीं कह सकता, पर मेरी नज़र में मैंने ये कभी नहीं सोचा था। मेरे लिए एक ही प्रेरणा की विषय थी कि मुझे जीवन में एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा विद्यार्थी बनना है। और जब मैं लगातार असफल भी हो रहा था, अपने पापा को मैं ये बात तब कहता था कि पापा, मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि मैं परीक्षा में असफल हो गया, मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है कि मैं जो अपने लिए मैंने एक तय किया था कि मैं अपनी नज़र में एक अच्छा विद्यार्थी बनूंगा, शायद अभी मैं उस बात में असफल हूँ। इस बात की तकलीफ है। और अगले बार अगर मैं परीक्षा अच्छे से दूंगा, बस इसलिए क्योंकि मुझे अफसर नहीं बनना है, क्योंकि मुझे एक अच्छा विद्यार्थी बनना है अपनी नज़र में। तो मेरी लड़ाई इसी बात की थी कि जब मैं खुद को याद करूँ एक विद्यार्थी के तौर पर, तो अपनी नज़र में मेरा मान ऊंचा रहे कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी था। और यही संदेश मैं बच्चों को भी देना चाहूँगा कि सफलता असफलता आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है कोई परीक्षा कभी अच्छी जाए, कभी बुरी जाए, कभी आपको लगे कि आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो, कभी आपको लगे कि आप गांव के स्कूल में पढ़ रहे हो या आपके पास अच्छी सुविधा नहीं है। ये चीज़ें फ़र्क नहीं देती हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके हाथ में एक ही चीज़ है, मेहनत करना, अपने नज़र में एक अच्छे बच्चे बनना, अपने लिए संघर्ष करना कि मैं जब खुद को याद करूँ तो मैं इस बात पे मेरे को स्वाभिमान हो कि मैंने अपनी मेहनत अच्छे से की थी, एक अच्छा स्टूडेंट बनने की मैंने कोशिश की थी। तो आपकी सारी कोशिश इसी दिशा में होनी चाहिए। देखिए, क्लास में 100 बच्चे 50 बच्चे होते हैं, फर्स्ट तो कोई एक ही आ सकता है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि बाकी बच्चे बेकार हैं, किसी काम के नहीं है। ये बिल्कुल बेकार की बात है। और मैं शिक्षकगणों से भी यह अनुरोध करूंगा कि इस तरह की बातें ना करें कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, ये बच्चा तो मूर्ख है, जो हमारे यहाँ चलता है शब्द की ये बच्चा तो घुसखोर है। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ठीक है, एक बच्चा क्लास में फर्स्ट आ रहा है, अच्छी बात है, उनके लिए अच्छी बात है, पर ये बात समझिए कि पूरे क्लास में एक ही बच्चा तो फर्स्ट आ रहा है, पर बाकी बच्चों के लिए भी तो जीवन में कुछ अच्छा करने को रखा है। और वो एक बच्चा जो अभी फर्स्ट आ रहा है, वो पूरी जिंदगी तो फर्स्ट नहीं आ सकता। कभी तो आप सेकंड आओगे, थर्ड आओगे, कभी फेल करोगे। देखिए, हमारे देश के बहुत बड़े क्रिकेटर है विराट कोहली जी, दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर है। उनके जीवन में एक ऐसा टाइम आया जब 2 साल वो एक सेंचुरी नहीं लगा पाए। ठीक है, तो विराट कोहली जैसे बड़े क्रिकेटर के साथ ऐसा हुआ कि 2 साल में एक शतक नहीं लगा उनका। सचिन तेंदुलकर जी के बारे में बहुत सवाल उठ रहे थे कि इनका 100वां शतक कब आएगा, 1 साल हो गया उनको 100वां शतक लगाया हुआ। तो जब इतने बड़े बड़े महारथियों के जीवन में एक पल आता है जब वो असफल होने लगते हैं, तो हम और आप क्या चीज़ें। इसलिए मैं बोलूँगा कि क्लास में फर्स्ट आना नहीं आना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप संघर्ष करते रहिए। अब जब आईएफएस की परीक्षा में 5वीं रैंक आई तो मैं भी दंग था कि अरे मेरी तो कभी कभी स्कूल में भी 5वीं रैंक नहीं आती थी, और यहाँ पूरे देश में 5वीं रैंक आ गई, वो भी यूपीएससी जैसी परीक्षा में। तो बात ये थी कि मैं लगातार लगा रहा। मैंने खुद से कभी कुछ ये नहीं एक्सपेक्ट किया कि मेरा हो ही जाएगा। मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश थी कि चलो मैं अपना बेहतर दे सकूँ, जितना हो सके अपना बेहतर दूँ, अपनी तरफ से पूर्ण मेहनत करूँ। तो अगर इस जर्नी के बारे में मैं एक बार बताऊँ तो यूपीएससी की परीक्षा 3 चरण में होती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू 3 चरण में होती है। मैंने पहली साल परीक्षा दी, मैं 2 नंबर से प्रीलिम्स में फेल हो गया। अगली बार लगा कि चलो ठीक है, पिछली बार 2 नंबर से छूटा था, इस बार तो पक्का ही निकाल लेंगे प्रीलिम्स। अगली बार फिर से नहीं हुआ मेरा, और पहला ही स्टेज है ये प्रीलिम्स, ये भी नहीं हुआ। तब बड़ा तकलीफ हुआ कि यार इस बार कैसे नहीं हुआ। मैं 2-3 महीने बहुत परेशान रहा। जब मार्क्स आए तो पता चला आधा नंबर से सिलेक्शन छूटा था, आधा, 1 नंबर भी नहीं, आधे नंबर से छूटा। फिर लगा कि चलो पिछली बार 2 नंबर से छूटा, अगली बार आधे नंबर से छूटा, तीसरी बार तो कर ही लेंगे। तीसरी बार फिर से नहीं हुआ, और तीसरी बार पता चला कि 1 नंबर से इस बार नहीं हुआ। चौथी बार मैंने बोला पापा को कि पापा अब मुझे नहीं देना, अब मैं जा रहा हूँ, मेरे बस का नहीं है, मैं चाहे जो कर लूँ, कभी 1 नंबर से नहीं होता, कभी 2 नंबर से नहीं होता। उस दिन पापा ने मुझे प्रेरणा दी कि नहीं बेटा, परीक्षा तो देना पड़ेगा, तुमने इतने सालों तक मेहनत की, परीक्षा तो देना पड़ेगा। मैंने सोचा कि चलो ये आखिरी बार है, दे देता हूँ, चलो इतने सालों से पढ़ ही रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद परीक्षा है, बैठ ही जाता हूँ परीक्षा में। तो मैंने एक मिल्खा सिंह जी की मूवी है भाग मिल्खा भाग, शायद कुछ लोगों ने देखी होगी भाग मिल्खा भाग। तो उसमें लास्ट में एक कमेंट था, एक पाकिस्तानी ने उन पर कमेंट किया था कि मिल्खा सिंह जी ये आपके जीवन की आखिरी रेस है। तो मिल्खा सिंह जी ने जवाब दिया था, अगर ये आखिरी रेस है तो मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो मैंने खुद को यही बोला कि चलो ये तो मैं आखिरी बार शायद परीक्षा दूंगा, इसके बाद दूंगा भी नहीं, 1 हफ्ते बाद परीक्षा है, पिताजी कह रहे हैं कि दे देना चाहिए, तो अगर एक आखिरी हफ्ता यही है तो पूरी ताकत उसमें ही लगा देता हूँ। और पढ़ाई तो मैं कर ही रहा हूँ हर बार, सारी चीज़ें मुझे आती हैं, 1-2 नंबर से छूट रहा है हर बार। तो मैंने पूरी ताकत लगा दी कि चलो ठीक है, अगर यही मेरा आखिरी हफ्ता है तो मैं पूरी जान लगा देता हूँ। उस दिन परीक्षा हॉल में मैं गया, मेरे चेहरे पे कोई टेंशन नहीं थी। और ये बात मैं विद्यार्थियों को बोलूँगा कि देखो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, तो उसके बारे में चिंता मत करो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ आपकी मेहनत है। आपने मेहनत किया, आपने रिविजन किया,
बस आप यही लेके जाओ। उस दिन जब मैं एग्जाम हॉल में गया तो मैंने खुद को यही बोला कि मैं 4 साल से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, हर बार मेरा 1 नंबर 2 नंबर से ही छूट रहा है, तो मैं हर बार इस परीक्षा को पास करने के लायक तो था नहीं, बस 1-2 नंबर से छूट रहा था। और एक फिल्म का एक बड़ा अच्छा डायलॉग है कि कभी किसी इंसान को इतना मत डराओ कि उससे डर लगना ही बंद हो जाए। तो चूंकि मैं 3 साल से फेल हो रहा था तो मेरे मन से वो डर ही खत्म हो गया था। मैं कहा कि ठीक है, क्या होगा, आज फिर से फेल हो जाएंगे, आज तक फेल ही हो रहा था, आगे भी फेल हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है मेरे को। तो मैंने अपने मन से डर को पूरी तरह से हटा दिया था। और जब मैंने देखा कि प्रश्न पत्र बहुत मुश्किल आया है इस साल, तो ऐसा हुआ कि मैंने खुद को यही बोला कि जब इतना मुश्किल प्रश्न पत्र है, जब मुझे नहीं आ रहा तो बाकी लोगों को क्या समझ में आएगा। मैं तो 4 साल से पढ़ रहा हूँ, हर साल 1 नंबर 2 नंबर से ही मेरा छूट रहा है। तो मैंने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी, मैं बिल्कुल हौसले से गया। और यही संदेश मैं बच्चों को भी दूंगा कि जीवन में आपके हाथ में बस मेहनत करना है, लगातार मेहनत करना है। कभी असफल हो भी गए तो पीछे नहीं हटना है, लगातार मेहनत करते रहना। और सफलता असफलता से घबराना नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है कि कितने नंबर आएंगे, कितने % मार्क्स आएंगे। आपके हाथ में सीधी सी चीज़ है कि आप मेहनत करो और उस आत्मविश्वास के साथ जाओ। मैं उस दिन इसी आत्मविश्वास के साथ था कि जब मैं इतने सालों से पढ़ रहा और मुझे ये पेपर मुश्किल लग रहा तो दूसरे लोगों को भी लगेगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि हर साल में 1 नंबर 2 नंबर से चूक रहा था। अगली बार मैंने 30 नंबर से वो परीक्षा पास कर ली और उस देश में मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आए थे, सबसे ज़्यादा। तो कहाँ मैं 3 साल से फेल हो रहा था और अगली बार देश में सबसे ज़्यादा मार्क्स ले आया। तो इससे मुझे यही समझ सीखने को मिली कि हमें लगातार मेहनत करना है, असफलता से घबराना नहीं है। और परीक्षा के दिन अपने से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि आप फर्स्ट आओगे, सेकंड आओगे, फेल करोगे, ये काम आपके शिक्षकों का तय करना है। आपका काम पढ़ाई करना और अच्छे से लिखना है। तो मैं बच्चों से यही अपील करूंगा कि आप कभी रिजल्ट की चिंता मत करो कि भैया मैं तो फर्स्ट आ गया, मैं तो फेल हो गया, मेरे तो इसमें कम नंबर आ गए। ये शिक्षकों का काम है, उनका देखना, आपका काम है बस पढ़ाई करना। तो आप इन सब चीज़ों में मत पड़ो। और मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा, जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी इस गांव की ही एक कहानी मुझे सुनाते थे कि गांव में कहा जाता था कि 2 तरीके के कुत्ते होते हैं गांव में। एक को कहते हैं हुलकाई कुत्ता, जिसको कि बताना पड़ता है कि देखो वहाँ पे शिकार है, वहाँ पे जाओ, उसको मारने जाओ। और एक होता था शिकारी कुत्ता, जो खुद से अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेता था। तो आपको वो शिकारी कुत्ते की तरह रहना है कि आप खुद से अपना लक्ष्य निर्धारित करो, खुद से करो। माँ बाप के बोलने पे नहीं कि बच्चे क्या कर रहे हो, क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो, नहीं होना चाहिए। आपके मन में खुद ये भावना होनी चाहिए कि लोग मुझे एक अच्छे स्टूडेंट की तरह याद करें। मेरे लिए बस एक यही बात थी कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट बनूं। तो आपको वही शिकारी कुत्ते की तरह होना। और इसके लिए, सफलता के लिए सबसे जरूरी बात क्या है कि आप उस एरिया को चुने जहाँ पे आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, जिन विषयों में मजा आता है। सबको यूपीएससी नहीं रहना है, सबको कलेक्टर नहीं बनना है, सबको इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना है। आप सबको उस क्षेत्र में जाना है जहाँ आपको इंटरेस्ट है, भले ही है मान लीजिए कला का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, जहाँ आपको अच्छा लगता है, जिस विषय में आपकी रुचि है उसी विषय में जाइए, उसी में कीजिए और वही निरंतर मेहनत कीजिए। मैं यूपीएससी के क्षेत्र में नहीं जाना चाह रहा था, मुझे आईएएस बनने का कोई शौक नहीं था। मेरे साथ ये था कि मुझे इंटरनेशनल रिलेशन, अर्थव्यवस्था, देश की रक्षा, सुरक्षा, इन विषयों में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। मुझे बहुत मजा आता था इन चीज़ों को पढ़ने में। तो मैंने देखा कि देश की अर्थव्यवस्था, रक्षा, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, यही सब तो यूपीएससी पूछती है अपने सिलेबस में। तो मैंने सोचा कि जब मेरी रुचि यही चीज़ों में है तो मैं यही करूँगा। अंग्रेजी में कहावत है कि डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। जिन चीज़ों में आपकी रुचि हो आप वही काम करो, और काम ऐसा करो कि आपका उस काम में आपका आनंद बना रहे। तो मैं उन्हीं चीज़ों को पढ़ रहा था जिन चीज़ों में मुझे वैसे भी मजा आता था पढ़ने में। तो 3 साल लगे, 4 साल लगे, मेरे लिए पढ़ाई कभी मुश्किल नहीं हुई। मैं हमेशा अपनी पढ़ाई का आनंद ले पा रहा था। और एग्जाम में मैंने बहुत सारी ऐसी बातें लिखी जो किताब से बाहर मेरी उस सब्जेक्ट में जो व्यक्तिगत रुचि थी, मैंने व्यक्तिगत रुचि से बातें की। तो मैं यही संदेश कहूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिताजी सरकारी ऑफिस में थे तो आप भी अब जबरदस्ती अब सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाओ। आप वो काम करो जिसमें आपका इंटरेस्ट आता हो, भले ही वो गाना बजाना ही क्यों ना हो, चित्र बनाना ही क्यों ना हो, पर जिस काम को आप एंजॉय कर सको उसी काम में आपको जीवन में लगना है, तभी सफलता मिलेगी। तो बच्चों से मेरा यही अनुरोध है कि उसी क्षेत्र में आप लगना जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और लगातार लगे रहना, हिम्मत मत हारना। शिक्षकगण जो यहाँ पर हमारे हैं इस स्कूल के, उनसे मैं ये अनुरोध करूँगा कि हमारे यहाँ एक यूनिफॉर्म सिस्टम बन गया है कि ये सिलेबस है, ये पेपर है, इसी में एक बच्चा फर्स्ट आएगा, एक बच्चा सेकंड आएगा। और जो मैंने पहले बात कही थी कि हमारे यहाँ एक वो बन गया कि ये बच्चा पढ़ने में तेज है, ये थोड़ा सा घुसखोर है। मैं शिक्षकों से कहूँगा कि इस बात से परहेज करें। हर बच्चा अपने तरीके से यूनिक होता है, हर बच्चे की एक क्षेत्र में रुचि होती है। तो एज ए टीचर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप हर बच्चे के उस टैलेंट को खोजें, इस बच्चे का रुचि
किस एरिया में है, ये बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, और आप उसी क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाएं, उनको प्रोत्साहित करें, मार्गदर्शन करें, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो हमने एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना दिया है कि 90% लाना है, 91% लाना है, ये बच्चा फर्स्ट आए, ये बच्चा सेकंड है, ठीक है, सरकार ने अपने तरफ से कोशिश ये व्यवस्था बनाई है, पर इस व्यवस्था के बियॉन्ड भी बहुत चीज़ें होती है। जैसे मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आता भी था, कभी नहीं भी आता था, कभी सेकंड थर्ड भी आता था, कभी एक वक्त आया जब क्लास में 9वीं 10वीं रैंक भी आने लगी, जब थोड़ा पीछे हो गया, फिर वापस से कॉलेज में गया, बहुत मेहनत किया, कॉलेज में टॉपर बना, फिर यूपीएससी किया। तो जब ये मेरी 5वीं रैंक, देश भर में 5वीं रैंक आई, तो मैंने यही कहा कि एक वक्त तो था जब स्कूल में भी मेरी 5वीं रैंक एक बार नहीं आई थी, और आज मैं देश में 5वीं रैंक ले आया हूँ। तो ये उतार चढ़ाव चलते रहता है जीवन में। तो आप बस अपने जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट, उस क्षेत्र में आप लगे रहें। और मैं यहाँ पे जो भी बच्चों के अभिभावक आए हैं, जो भी माता पिता यहाँ पे हैं, जिनके बच्चे घर में, उनसे ये कहूँगा कि माता पिता का बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। आप अपने बच्चों को प्यार करें, लेकिन बच्चों की पिटाई भी करें लगातार, ताकि वो सही रास्ते पे चले। मेरी मम्मी मुझे आज भी कहानी सुनाती है, जब मैं दूसरी कक्षा में था तो मेरी मम्मी ने क्लास में आके मेरी पिटाई लगाई थी, क्योंकि मैं बहुत शैतानी कर रहा था। ठीक है, तो वही पिटाई आज भी काम आती है। आज भी मम्मी मुझे पूछती है कि याद है ना, तो पिटा था मेरे से दूसरी क्लास में। तो आज उसी पिटाई का आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाएगी, कभी मैं गलत रास्ते पे नहीं रहा हमेशा। तो पेरेंट्स का यहाँ पे ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की बहुत बड़ी हो जाती है। अब और एक बात कहूँगा कि बच्चों को अब ऐसे ना डांटे कि की कर रहल छे, इतने साल से पढ़ रहल छे, किछो नहीं भर रहल छे, की कर रहल छे, है ना, डिमोरलाइज नहीं करना है बच्चों को। हो सकता है मैं भी 3 साल तक फेल होता रहा एग्जाम में, पर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहे। जैसा मैंने आपको बताया कि चौथे साल तो मैं एग्जाम भी नहीं देना चाहता था, पर मेरे पापा थे जिन्होंने मेरे को बोला कि नहीं बेटा, एग्जाम तो देना पड़ेगा। तो अभिभावकों से मेरी यही दरख्वास्त है कि बच्चों का सपोर्ट करें। अगर वो फेल हो भी रहे हैं तो भी आप हार ना माने, उनका हौसला अफजाई करते रहें। हमारे समाज वाले ताना मारते रहेंगे, उस वक्त आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें तानों से, अपने बच्चों का हौसला अफजाई करते रहें। जब मेरा नहीं हो रहा था, मेरे समाज के लोग भी कुछ कह रहे थे, तो मेरी मम्मी समझाती थी उनको बात की, परीक्षा नहीं ऐसा है कि साल 2 साल आपको तैयारी करनी पड़ती है, 1 साल तो ये परीक्षा खुद ही चलता है, 3-4 साल तो देखते देखते निकल जाते हैं। तो अभिभावकों का ये बहुत बड़ा रोल होगा कि आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, उनका हौसला अफजाई करते रहें, और समय समय पर उनको डिसिप्लिन भी करते रहें। तो यही था, और इस एग्ज़ाम में एक्चुअली यही होता है, यूपीएससी की परीक्षा हो या कोई और हो, बच्चों का, अभिभावकों का, परिवार का, सबका रोल उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मेरी बच्चों से, अभिभावकों से, टीचर से जो मुझे कहना था, मैं यही कहूँगा। और आखिर में मैं फिर यही कहूँगा कि ये बच्चे इतने देर तक बैठे रहे, जैसे माननीय विधायक जी कह रहे थे कि बच्चे 40-50 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाते हैं, यहाँ 2 घंटे से ज़्यादा बच्चे बैठे हुए हैं। मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई, और मैं आशा करूँगा कि आप बच्चे भी जीवन में आगे ऐसे ऐसे ही सफल हो, और मेरे बाद अगले आप हो जो यहाँ पे स्टेज में बैठे, और आप ऐसा ही कोई स्पीच दें। जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे रंजना जी ने कहा कि हमारे यहाँ दहेज की कुरीति है, तो वो उम्मीद करते हैं कि विधानसभा जी आगे काम करेंगे। तो ये मैं रंजना जी को आश्वासन दूंगा कि मैं ज़रूर इसके लिए कदम उठाऊंगा ना, मैं खुद दहेज लूँगा, और एज अधिकारी मेरे से जितना हो सकेगा मैं इसके खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाऊँगा, और अपने क्षेत्र में कभी होने नहीं दूँगा। बेटे बेटियाँ दोनों बराबर होते हैं, दोनों साथ चलेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। और मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी कोशिश करता हूँ कि जितने बच्चों को हो सके मैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, मैं सबको मदद करता हूँ। और मैंने उनको कहा भी कि आप मुझे सर मत बोलो, आप मुझे भैया बोलो। उस हिसाब से मेरे को भी एक अच्छा रिलेशन लगता है कि चलो मेरी बहनें तैयारी कर रही है। तो बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो तैयारी कर रही हैं यूपीएससी की, मैं लगातार उनका मार्गदर्शन करता रहता हूँ, और मैं सबको कहता हूँ कि मुझे आप भैया बुलाओ, मुझे अच्छा लगता है भैया सुनो। तो मैं ये इस क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ, और मैं इस गाँव को, यहाँ के लोगों को आश्वासन देता हूँ कि मेरे से जो बन पड़ेगा मैं आप लोगों का मार्गदर्शन करूँगा, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, जीवन में बाकी परीक्षा का मार्गदर्शन है, मैं हमेशा आपके लिए हूँ। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इस गाँव के मिट्टी से होते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा, और आप लोगों ने मेरा सम्मान किया। तो मैं, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस सम्मान का बदला दूँ, आप लोगों को मदद कर सकूँ, तो वो मैं ज़रूर करूँगा जीवन में। तो मैं यहाँ पर रहूँगा हमेशा आपके लिए। धन्यवाद।